देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इन विभिन्न घटनाओं को अगर एक सिलसिले की कड़ी के रूप में देखें, तो इन्हें हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। वो जो कहते हैं कि देयर इज़ अ मेथड इन मैडनेस। प्रकट रूप से जो चीज़ें बड़ी अटपटी, बड़ी विचित्र सी लगती हैं, बड़ी ना समझ में आने वाली लगती हैं, उनके पीछे एक प्रक्रिया है, उनके पीछे एक मेथड है। मैंने अभी पिछले दिनों द वायर में एक लेख लिखा था, जिसमें मैंने बताया था कि एक खास तरह की राजनीति के लिए ये ज़रूरी है कि स्टुपिडिटी यानी मूर्खता को बाकायदा समाज का संस्कार बनाया जाए। मैंने उसमें अनेकों उदाहरण उसके दिए थे और वो उदाहरण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसमें किसी भी तरह की समस्या पर, किसी भी बात पर सलीके से बात करना मुमकिन ही नहीं है। और इसमें बहुत भयानक रोल प्ले किया है हमारे तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया ने। यानी आप ज़रा इस बात पर गौर करें, मैं फिलहाल किसी सरकार के किसी उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग 120-25 करोड़ की आबादी में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हों जो तथाकथित लाभार्थी हों, यानी जिन्हें सरकारें मुफ्त राशन दे रही हों और चीज़ें दे रही हों। ये किसी देश के लिए गर्व की बात है या चिंता की बात है कि मुल्क के 2/3 लोगों के पास कोई नियमित रोजगार नहीं है। वो इतनी बुरी हालत में हैं कि वो सरकार की कृपा पर जीवित रहने के लिए विवश हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तथाकथित लाभार्थी को लेकर के बड़ी बहस हुई यूपी के चुनाव को लेकर, कि लाभार्थियों के वोट से भाजपा जीत गई, वरना सपा वगैरह वगैरह। वो सब ठीक है, वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उन पर कमेंट करना चाहिए लोगों को, लोग करते ही हैं। लेकिन क्या ये 21वीं सदी के लगभग चौथाई वक्त गुजर जाने के बाद, और जिसमें से 8 साल ऐसे हैं जिसमें हमें दिखाया गया कि नए भारत का निर्माण होगा, अब तक की गलत आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ सब दुरुस्त की जाएंगी। आप देखें आलोक जी, सारा फोकस इस बात पर आकर रह गया है कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या। यानी लगभग आपकी आबादी का 2/3 हिस्सा एक तरह से कहें तो भूखों मरने की स्थिति में है। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, 80% हिंदुस्तानी फूड सिक्योरिटी से वंचित हो चुके हैं। और ये हमारे देश के बौद्धिकों के लिए, खास तरह के बौद्धिकों के लिए चिंता का विषय ही नहीं। जिनके लिए चिंता का विषय है, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट एंटी नेशनल कहता है। जब ये कार्यक्रम टेलीकास्ट होगा तो मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि इसमें नीचे कमेंट्स आएंगे कि कांग्रेस के राज में क्या हो रहा था। अब उस पर भी मैं बात कर सकता हूं कि 75 साल में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 2016 के बाद गरीबी बढ़ी है। और उसका संबंध कोरोना से उतना नहीं है जितना कि भ्रांत आर्थिक नीतियों से है। मैंने उस लेख में ये दिखाने की कोशिश की है कि इन विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक प्रयत्न पूर्वक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें आपका सोचना, विचारना और विवेक पीछे छूट जाए, केवल आपकी भावनाएं भड़कती रहें। और ये सारी घटनाएं आपने गिनाई, चाहे वो हिजाब को लेकर विवाद हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे कुछ हो, वो सब उस व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, ताकि आप असली समस्याओं पर, असली सवालों पर बात करने का आपको वक्त ही ना हो। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आने के पहले ट्विटर देख रहा था, और साहब केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया यार, क्या नहीं किया। कश्मीरी पंडितों पर जो बनी है फिल्म, वो यूट्यूब पर क्यों नहीं दिखाई जाए, और क्यों दिखाई जाए। यानी मैं उस फिल्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिल्म मैंने देखी नहीं है और मेरा देखने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि श्री विवेक अग्निहोत्री की फिल्म निर्माण कला से मैं अवगत हूँ, और उनकी फिल्में देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कश्मीर की ट्रेजेडी एक भयानक ट्रेजेडी है, और उस पर हम सबको सोचना चाहिए, और इस लिहाज से सोचना चाहिए कि आगे क्या करें, ना कि इस लिहाज से कि उसका इस या उस तुच्छ राजनीति के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो फिर आप ये भी पूछेंगे कि पिछले 32 साल में जो विभिन्न सरकारें रहीं, जिनमें अटल जी की भी सरकार है, मनमोहन सिंह की भी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन सरकारों में से किसने क्या किया, और जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया। और ये भी मैं कह रहा हूं कि गले मुर्दे उखाड़ने के लिहाज से नहीं, आगे आपको क्या करना है। अगर कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन एक जरूरी चीज है, जो कि है, तो उसके लिए माहौल कैसे बनाना है, वो चिंता नहीं है। चिंता ये है
कि उस फिल्म के जरिए या किसी भी ऐसी चीज के जरिए 80-20 का माहौल कैसे बनाया जाए। ये एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए आलोक जी, कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है वो कुछ दूर तक आपको ऐसा लग सकता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ है, या इस केस में बात करें तो मुसलमानों के खिलाफ है। वो अंत पंत फिर कोई नहीं बचता उससे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसका उदाहरण है, जो इसी आधार पर बना था कि साहब हिंदू मुसलमान एक नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। बड़े धूमधाम से जिन्ना साहब ने पाकिस्तान हासिल कर लिया, सिल्वर जुबली नहीं मना पाए अपने अस्तित्व की। और अभी तक कितनी बार वो डेमोक्रेटिक सरकार के तहत रहे हैं पाकिस्तान के लोग, और कितनी देर फौजी बूट के नीचे रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। हिटलर वगैरह की तो बात ही अपनी जगह लगे। इसलिए मुझे लगता है, और यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हालांकि कुछ अटपटी लग सकती है, कि आपके जैसे पत्रकार और सत्य हिंदी जैसे संस्थान, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों की जितनी भी मदद कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि ये वो स्पेस अब रह गए हैं जहां कुछ शांत चित्त से देश के और समाज के भविष्य के बारे में बात हो सकती है। जी। बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं। आपने जिन बातों का उल्लेख किया, आप ये सोचिए कि मुस्लिम व्यापारी इस मोहल्ले में ना है या इस गांव में ना है। जिस तरह का जहरीला माहौल बनाया गया है सोशल मीडिया पर, जिस तरह की स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं कॉन्स्टेंटली, देखिए मैं बहुत साफ तौर से मानता हूं कि ये सब चीजें स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं। पॉलिटिक्स में स्पॉन्टेनियस बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं। ये सब प्रयत्नपूर्वक है, संगठित है, और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये एक, जिसे हम इंक्लूसिव नेशनलिज्म कहते हैं, जिसे हम एक भविष्य की ओर उन्मुख, सामाजिक न्याय की ओर उन्मुख राष्ट्रवाद कहते हैं, उसकी जगह ये एक झूठे और अहंकारी राष्ट्रवाद की स्थापना का प्रयत्न है, जो बहुत चिंताजनक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।